गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो तुम सब। आज की जो वीडियो है इसमें हम क्लास 10th की चैप्टर 15 आवर एनवायरनमेंट, इसके नोट्स हम देखेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। फर्स्ट है व्हाट इज एनवायरनमेंट। पर्यावरण क्या है। ऑल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रोब्स and non-living things like soil and water that are surrounding us and their interaction is the environment. हमारे आसपास की सभी जीवित वस्तुएं जैसे कि पौधे हैं, सूक्ष्म जीव है, जानवर है और अजीवित वस्तुएं, ठीक है, जैसे कि मिट्टी है, हवा है और उनके बीच में होने वाली परस्पर क्रियाएं जो होती है पर्यावरण में शामिल होती है। नेक्स्ट आएगा डिफाइन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, पारितंत्र क्या है। It is the functional unit where the living organism and their physical environment interact with each other. अब फिजिकल में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आ सकते हैं। यह तंत्र है जिसमें जीवधारी और उनके भौतिक परिवेश परस्पर क्रिया करते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य तौर पर ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नेचुरल इकोसिस्टम जिसे हम प्राकृतिक पारितंत्र कहते हैं, और दूसरा जो होता है ये होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम यानी कि कृत्रिम पारितंत्र। और नेचुरल इकोसिस्टम में क्या आता है बेटा, इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर, जो कि अपने आप नेचर में बना है, इंसान ने नहीं बनाया है। ऑन इट्स ओन, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट है, लेक है, ओशंस हैं। अब इसमें भी टाइप्स होते हैं। एक होता है टेरेस्ट्रियल, ठीक है, टेरेस्ट्रियल आएगा जो कि आपको लैंड पर मिलते हैं, लाइक इन फॉरेस्ट है, डेजर्ट है और ग्रासलैंड है। और एक्वेटिक में आएगा, जलीय पारितंत्र में आएगा मैरीन वाटर, यानी जो ओशन के पानी होता है उसमें जो जीव जंतु पाए जाते हैं, पौधे पाए जाते हैं, सिस्टम पाया जाता है। और दूसरा आता है फ्रेश वाटर जैसे कि नदियाँ। अब आता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इज अ मैन मेड इकोसिस्टम, मानव द्वारा बनाया हुआ पारितंत्र है। और इसका एग्जाम्पल होगा आपका एक्वेरियम जो आपके घर में रखा हुआ है, या गार्डन है, या फिर क्रॉप फील्ड है, खेत। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। पारितंत्र के कौन कौन से प्रमुख घटक होते हैं, ठीक है, तो किन से बना है। पहला होता है एबायोटिक जिसमें अजैविक आता है। इट फॉर्म्स द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। इसमें दो चीज़ें होती है, एक होते हैं फिजिकल फैक्टर, एक होते हैं केमिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में आएगा एयर, वाटर, मिनरल एंड सॉइल, और केमिकल फैक्टर्स में आएगा ऑर्गेनिक चीज़ें, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि प्रोटीन। इनऑर्गेनिक में आएगा लाइक ऑक्सीजन। अब बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स मतलब इट फॉर्म्स द लिविंग पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। और सबसे पहला जो इसमें आता है पार्ट वो आता है ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, दे आर प्रोड्यूसर, हिंदी में कहेंगे तो उत्पादक। ऑल ग्रीन प्लांट्स, सर्टन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो भी अपना खाना खुद बनाते हैं। एंड ब्लू ग्रीन एल्गी produce own food using a biotic factor. नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोट्रॉप के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स में हमारी कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहला जो आता है वो आता है कंज्यूमर। अब एक खाना तो प्रोड्यूसर ने बना लिया, उसे खाएगा कौन, कंज्यूमर्स। ऑल एनिमल्स विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, कंज्यूमर्स भी 4 टाइप्स के होते हैं। पहला तो होता है हर्बीवोर, कि जिन्होंने सीधा प्लांट्स खाने होते हैं, जैसे प्लांट ईटर है जिसपे गोट और डियर और ये बाकी एनिमल्स आ जाएंगे। कार्निवोर्स जो होते हैं यानी मांसाहारी हो गए, दीज आर फ्लैश ईटर, टाइगर, क्रोकोडाइल वगैरह आ जाएंगे। ऑमनीवोर क्या होता है, जो हर्बीवोर और कार्निवोर दोनों को यूज़ करते हैं। प्लांट एंड फ्लैश ईटर बोथ होते हैं। और इसमें आगे आपके ह्यूमंस। और पैरासाइट्स में आता है these are the organism that live in or live on others for the food, क्योंकि कुछ होते हैं हमारे शरीर के बाहर रहते हैं और कुछ होते हैं शरीर के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो लाइक टेपवर्म है, ये हमारे शरीर में अंदर रहता है, और टिक्स जो होती हैं वो बाहर रहती हैं। नेक्स्ट आता है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होते हैं, अपघटक होते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच डिकम्पोज द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब पौधा या जानवर मृत हो जाता है तो उसके अवशेष पर क्रिया करते हैं और उन्हें सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। और इसमें क्या आएगा, आपके बैक्टीरियाज और फंजाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्हीं डिकम्पोजर के बारे में। व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर।
लिखना आ सकता है 1 या 2 नंबर के लिए अपघटक के क्या कार्य होते हैं। सूक्ष्मजीवी जैसे कि जीवाणु और कवक जो होते हैं पौधे और जंतुओं के मृत अवशेषों व अपशिष्ट पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटन कर देते हैं। एक्चुअली पौधों की और जंतुओं की जो बॉडी होती है वो जटिल कार्बनिक पदार्थों की बनी होती है और जितने भी माइक्रोब्स हैं सूक्ष्मजीवी इन पर क्रिया करते हैं और उन जटिल को सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित कर देते हैं जो कि मिट्टी में आसानी से मिल जाते हैं और पौधों द्वारा दोबारा पुनः उपयोग किए जा सकते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स into the simple organic substance that are easily absorbed by the plants through the soil। अब यहाँ पर हम बात करते हैं डिफरेंस की, डिफरेंस बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम। 1 या 2 मार्कर के लिए आ सकता है। पर्यावरण और पारितंत्र के बीच में अंतर करना है। सबसे पहला और मेन जो अंतर है वो है कि फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सराउंडिंग होती है वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव। इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम क्या होता है? इट इज अ सिस्टम वेयर द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इंटरैक्ट करते हैं। मेन क्या है? ये सराउंडिंग्स है। पारितंत्र में क्या है? इकोसिस्टम में रिएक्शन है, एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। जीव के रहने का भौतिक और जैविक परिवेश पर्यावरण है। वह तंत्र जिसमें जैविक और अजैविक घटक परस्पर क्रिया करते हैं, यह आता है आपका पारितंत्र में। नेक्स्ट अंतर है इंक्लूड ऑल एक्सटर्नल कंडीशन अफेक्टिंग ऑर्गेनिज्म लाइफ। इसकी बात करते हैं हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की। जीव को प्रभावित करने वाली सभी बाहरी परिस्थितियां होती हैं, बट जबकि इकोसिस्टम में क्या होता है? इट इंक्लूड्स द इंटरेक्शन लाइक फूड चेन, फूड वेब। जीव को प्रभावित करने वाली सारी अंतःक्रियाएं होती हैं जैसे कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। तीसरा अंतर है इन्वायरमेंट चेंजेस एज द ऑर्गेनिज्म मूव टू डिफरेंट प्लेस। ठीक है, सपोज कोई ऐसा जानवर है जो अपना स्थान को परिवर्तन कर लेता है, ठीक है, जगह बदल लेता है, तो उसमें क्या होता है? जीव के स्थान परिवर्तन से उसके पर्यावरण में भी बदलाव आ सकता है। जबकि इकोसिस्टम में क्या है? इकोसिस्टम रिमेन्स द सेम इफ ऑर्गेनिज्म मूव टू द डिफरेंट प्लेसेस। जीव के स्थान परिवर्तन से पारितंत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ इकोसिस्टम वर्क्स। पारितंत्र कैसे कार्य करता है? देखिए, सबसे पहला होता है सन। इसमें सन जो होता है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब ये जो एनर्जी है इसको कौन लेता है? इसको लेते हैं प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक, जो कि सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू ऑर्गेनिक मैटर। क्या यूज़ करते हैं उसमें? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लेते हैं और उसको ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं थ्रू दिस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। एंड दे ऑल्सो एब्जॉर्ब मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सो दिस इज ऑल द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स की। प्राथमिक उपभोक्ता क्या करते हैं? इसमें आते हैं हर्बीवोर्स जो कि प्लांट फीडर्स होते हैं। ये एनर्जी को कौन लेता है? अब ये हर्बीवोर्स के पास जाती है क्योंकि वो प्लांट्स को खाते हैं। और फिर उसके बाद ये एनर्जी जाती है सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स जो हर्बीवोर्स को खाते हैं। तो कार्निवोर्स फीड ऑन द अदर एनिमल्स। ठीक है, इसमें सेकेंडरी भी आता है और टर्शरी भी आता है। तीसरा आता है डिकम्पोजिशन। ठीक है, यानी कि अपघटक। अब जब कोई जानवर या पौधा मृत हो जाता है तो क्या होता है? इट ब्रेक डाउन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड रिलीज द न्यूट्रिएंट बैक इनटू द सॉइल एंड एयर। ठीक है, तो उसको विघटित कर देते हैं और वो न्यूट्रिएंट वापस आ जाते हैं और यही न्यूट्रिएंट दे आर रीयूज बाय द प्लांट्स एंड साइकिल कंप्लीट्स। यही पोषक पदार्थों का पुनर्चक्रण होता है और साइकिल जो होता है वो हमारा पूरा हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड चेन यानी कि खाद्य श्रृंखला की। व्हाट इज फूड चेन? इट इज द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन एंड अनदर। एक क्रम जिसमें एक जीव दूसरे को खाकर अपना भोजन प्राप्त करता है खाद्य श्रृंखला कहलाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे फॉरेस्ट में अगर फूड चेन बात करूँ तो ग्रास होती है, उसे डियर खाता है और डियर को टाइगर। पॉन्ड्स और एक्वेटिक फूड चेन की बात करें तो वाटर प्लांट्स को कौन खाते हैं? स्मॉल इंसेक्ट्स। फिर उन्हें खाता है फ्रॉग, फ्रॉग को खाता है स्नेक, स्नेक को खाती है काइट या ईगल। ग्रास को ग्रास होपर, फिर रैट एंड देन स्नेक एंड फाइनली ईटन बाय द काइट। यहाँ आप चित्र से समझ सकते हैं, आपकी बुक में है, देखिए। ठीक है, यहाँ जैसे फॉरेस्ट की बात करते हैं तो डियर हो गया, फिर देन टाइगर आ गया। अगर मैं ग्रास लैंड की बात करती हूँ तो यहाँ पर ग्रास होपर है, देन इट्स ईटन बाय फ्रॉग, देन स्नेक, देन काइट। अगर एक्वेटिक प्लांट्स की बात करते हैं तो स्कॉर्पियन है, फिर फिशेस है, छोटी फिश को बड़ी फिश और बड़ी फिश को हीरोन जैसे बर्ड्स।
नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड वेब की। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन। जब बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तब फूड वेब बनता है। शोइंग द कॉम्प्लेक्स फीडिंग रिलेशनशिप इन एन इकोसिस्टम। डेफिनेशन आ सकती है, एक पारितंत्र में परस्पर संबंधित खाद्य श्रृंखलाओं का जाल जो कि परस्पर खाद्य संबंध को दर्शाता है। अब देखिए, अभी हमने पिछला जो डायग्राम पढ़ा था उसमें तो खाद्य श्रृंखला थी, यहाँ पर जो है फूड वेब है। अब यहाँ देखो, यहाँ से अगर आप देखते हैं, ये देखिए, अगर मैं इक्वेट फूड चेन की बात करूँ तो यहाँ देखिए श्रिम्प्स आ गए, झींगे आ गए, स्मॉल फिश, बिग फिश, देन बगुला, देन लास्ट इज टाइगर। यहाँ ग्रासलैंड की चेन आ गई है ना। ग्रासलैंड में स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं जिसमें स्पैरो को भी एंटर कर दिया। स्नेक जो होता है फ्रॉग और स्पैरो दोनों को खाता है, देन मोर खा लेता है इसे। नेक्स्ट हम आते हैं नॉर्मल में, जैसे कि रैट है, रोडेंट्स आ गए कुतरने वाले, देन इनको बड़े जानवर मोंगूज, और फिर मोंगूज जो है वो आगे जाके आपको टाइगर से कनेक्टेड दिख रहे हैं। नेक्स्ट है रैबिट है, देन वुल्फ, अगेन टाइगर। कार्निवोर्स जो होते हैं वो ऊपर के लेवल पर है। इस प्रकार से सभी जो खाद्य श्रृंखला है वो आपस में रह करके फूड वेब बनाती हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं ट्रॉपिक लेवल की। इट इज़ द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज इन अ फूड चेन की। ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड चेन में कहाँ पर है। खाद्य श्रृंखला में किसी जीव के द्वारा ग्रहण किया गया स्थान। तो इसे हम एक पिरामिड से समझ सकते हैं। पिरामिड का जो बेस होता है बेटा, इसमें उत्पादक होते हैं जिसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं, प्लांट्स हैं। इसमें नेक्स्ट पर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, जो नेक्स्ट लेवल होता है। इसमें जो प्लांट ईटर होते हैं वो आता है, यानी कि हर्बीवोर। सेकंड नंबर पे आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, अब जो हर्बीवोर को खाते हैं वो आते हैं। और लास्ट आते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स। अब ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्लो ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। देखो, सबसे पहला आता है कि प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम द सन। पौधे सूरज से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। एनर्जी ले ली और उसको कन्वर्ट भी कर लिया। अब थ्रू फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जिसमें सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। अब ये जो एनर्जी है जो ट्रांसफर हुई है, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू द फूड चेन टू द अदर। अब यही एनर्जी ट्रांसफर होती है एक लेवल से दूसरे लेवल में। ऊर्जा का खाद्य श्रृंखला के माध्यम से अन्य जीवों तक पहुंचना। अगला क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी एज अ हीट टू द एनवायरनमेंट एट ईच लेवल। प्रत्येक स्तर पर कुछ ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में नष्ट होना होता है। और एक और बात इसमें आती है कि ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक ही दिशा में होता है, दैट इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है, 10% लॉ बाय लिंडमैन। प्लांट्स कैप्चर ओनली 1% ऑफ टोटल इनकमिंग एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट है। पौधे जो होते हैं सूरज से मिलने वाली ऊर्जा का सिर्फ 1% जो होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। एज ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अदर एनर्जी मूव्स अप टू द ट्रॉपिक लेवल। जैसे कि पहला प्रोड्यूसर है, फिर उसके बाद आएगा प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। तो सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी जो होता है वो ट्रांसफ़र होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक। जैसे मैं इस तरफ जा रही हूँ तो यहाँ जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी इसका सिर्फ 10% होगी। नेक्स्ट जो 90% एनर्जी होती है वो कहाँ जाती है बेटा, इट इज़ कंज्यूम बाय द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेस। जितने भी वो ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है या एज ए हीट होता है, इसमें एनर्जी सारी लॉस्ट हो जाती है। एंड अवेलेबल एनर्जी डिक्रीजेज ड्रास्टिकली एज इट मूव्स अपवर्ड द फूड चेन। पौधे सूर्य की कुल ऊर्जा का सिर्फ 1% हिस्सा ही प्रकाश संश्लेषण के लिए लेते हैं। एक जीव से दूसरे जीव यानी अगले पोषक स्तर तक में केवल 10% ऊर्जा का ही ट्रांसफर होता है। बाकी 90% ऊर्जा जो होती है वो जीव खुद अपने जीवन जीने के लिए या चयापचय कार्यों में खर्च कर देता है। खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाने पर ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाई फूड चेन कंसिस्ट ऑफ 3 और 4 स्टेप्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है कि फूड चेन में 3 या 4 ही लेवल्स होते हैं। क्यों होते हैं? ड्यू टू 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सो द लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एनर्जी का सिर्फ 10% तक जाता है। बाय द 4th स्टेप द रिमेनिंग एनर्जी इज टू लिटिल टू सपोर्ट अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है सब। तो यहाँ पर जैसे है 10% ऊर्जा नियम के कारण सिर्फ 10% ऊर्जा ही अगले स्तर तक पहुँचती है और 4 चरणों के बाद ऊर्जा इतनी कम हो जाती है कि आगे किसी भी और जीव का जीवन नहीं चल सकता। इम्पॉर्टेंट है, इसे आप अच्छी तरह से याद कर लें।
ठीक है, अब हम इसी कंसेप्ट को 10% वाले को हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। इफ अ प्लांट है 1000 जूल ऑफ एनर्जी, देखो प्लांट है तो बेस पर होगा और उसके पास 1000 जूल ऑफ एनर्जी है। ठीक है, फाइंड द एनर्जी एट द अदर ट्रॉपिक लेवल, यदि पौधे के पास 1000 जूल ऊर्जा है तो अन्य स्तरों पर ऊर्जा ज्ञात करनी है। ठीक है, अब जब ये ऊपर की ओर चढ़ेगा तो इसका 10% निकालेंगे तो 10 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास कितनी रह गई, हर्बीवोर्स के पास कितनी आ गई, 100। ठीक है, अब इस 100 को भी हम अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो कितनी रह गई, सेकेंडरी जो कंज्यूमर होते हैं उनके पास आ गई 10, और जो टर्शरी कंज्यूमर है उसके पास 10 को 10 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 1। तो यानी सोचो अगर प्लांट्स के पास 1000 है तो प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास है 100, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास है 10 जूल और टर्शरी कंज्यूमर के पास सिर्फ 1 जूल एनर्जी ही पहुंचती है। नेक्स्ट हम आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन एंड हाउ डू द पेस्टिसाइड्स एंटर द फूड चेन। जैव आवर्धन क्या है और कीटनाशक खाद्य श्रृंखला में कैसे प्रवेश करते हैं। पेस्टिसाइड्स एंटर फ्रॉम द सॉइल एंड वाटर, क्योंकि जब हम पौधों को कीटों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते हैं तो मोस्टली पैसे पानी के साथ मिट्टी के अंदर आ जाता है, पानी में भी चला जाता है। ठीक है, एंटर फ्रॉम द सॉइल एंड वाटर इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बीइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि उस सॉइल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जीव रहते हैं, वो खाएंगे उनको, फिर बड़ा जीव खाएगा, उनसे बड़ा जीव खाएगा, तो इस प्रकार से ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं फूड चेन के अंदर आ जाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल तक, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब ये इनका अपघटन तो होता नहीं है तो ये क्या करते हैं, एज इट इज ही चलते हैं ऊपर। देयर कंसंट्रेशन इंक्रीजेस एट ईच स्टेप ऑफ द फूड चेन रीचिंग द मैक्सिमम इन ह्यूमंस एट द टॉप, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। कीटनाशक मिट्टी और जल से पौधों और जीवों में प्रवेश करते हैं, नष्ट न होने के कारण खाद्य श्रृंखला के हर स्तर पर इनकी मात्रा बढ़ती जाती है, शीर्ष पर मौजूद मनुष्यों में सर्वाधिक हो जाती है और इसे ही हम जैव आवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। वेरी इंपॉर्टेंट है, फूड चेन और फूड वेब में अंतर आ सकता है। फूड चेन आपको पता है लीनियर सीक्वेंस है कि इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया। ठीक है, फूड वेब क्या है, एक वाटर यानी एक्वेटिक फूड चेन है, ग्रासलैंड की भी है, फॉरेस्ट की भी है, क्योंकि सबका जो टर्शरी कंज्यूमर होता है वो सेम होता है। तो इट इज़ द नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन, तो ये उससे बड़ी होती है, बहुत सारी फूड चेन मिला के फूड वेब बनता है। फूड चेन सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है जबकि ये कॉम्प्लेक्स होती है और इसकी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, वन पाथवे ऑफ एनर्जी फ्लो, एक ही पाथवे होता है एनर्जी फ्लो का, इसमें मल्टीपल पाथवे ऑफ एनर्जी फ्लो है। ठीक है, ईच ऑर्गेनिज्म इज लिंक टू ओनली वन ऑर्गेनिज्म। अब जो टाइगर था अगर आपको याद हो, ये देखिए, अब टाइगर जो है ये एक्वेटिक में भी है, ये फॉरेस्ट में भी है, ग्रासलैंड वाली चेन में भी है। तो एक कॉमन जो होता है टर्शरी कंज्यूमर वो सभी एनिमल्स में, सभी चेन्स में वो प्रमुख तौर पे पाया जाता है, जबकि ऐसा फूड चेन में नहीं होता। फूड वेब में एक एनिमल जो होता है वो बहुत सारी चेन से लिंक्ड होता है। फूड वेब में क्या होता है, ईच इज कनेक्टेड टू द मल्टीपल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो एक जीव दूसरे बहुत सारे जीवों से कनेक्टेड हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओजोन लेयर की और इसकी डिप्लीशन की। ओजोन परत और उसका श्रेय। ओजोन जो होती है बेटा एक गैस होती है, इट प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये हमारी अर्थ है और इस धरती के चारों ओर ओजोन की एक परत है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में अगर ये परत ना हो तो सूरज से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है ना बेटा, वो धरती पर आ जाती है और बहुत तेज एनर्जी वाली वो किरणें होती है और स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। ओजोन O3 के से लिखा जाता है, प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमंस। इट इज फॉर्म व्हेन द अल्ट्रावायलेट रे जो होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजन के एटम को स्प्लिट कर देती है और उससे निकल जाती है फ्री ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये जो फ्री ऑक्सीजन है ये दूसरी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करती है और अल्ट्रावायलेट रे की प्रेजेंस में होता है काम ये, और ये बनाती है O3 यानी कि ओजोन। अब डिप्लीशन इन ओजोन लेयर हुआ था, ये बात नोटिस में आई थी 1980 में ड्यू टू CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होते हैं एंड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होते हैं। तो उसके बाद कंजर्वेशन के लिए UNEP ने 1987 में एक एग्रीमेंट बनाया था कि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रोडक्शन को कम करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओजोन पृथ्वी को हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है।
जिससे त्वचा कैंसर का खतरा रहता है। ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन जो होता है वो टूट जाती है अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में और फ्री ऑक्सीजन कंबाइन विद द ऑक्सीजन टू गेट O3। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो क्षय होता है CFC के कारण होता है, जिनका उपयोग रेफ्रिजरेटर और अग्निशामकों में किया जाता है। इसके कारण ओजोन परत पतली हो जाती है। संरक्षण के लिए 1987 में UNEP द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को सीमित करने का समझौता किया गया था। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, टाइप्स ऑफ वेस्ट, यानी हम जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे इकोसिस्टम में कलेक्ट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। मेन 2 प्रमुख प्रकार हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी जैव अपघटनीय, और दूसरा होता है अजैव अपघटनीय। नाम से स्पष्ट है, जैव बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है दीज वेस्ट कैन बी ब्रोकन डाउन इजीली इनटू द सिंपलर सब्सटेंस बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये ऐसे अपशिष्ट होते हैं जिन्हें सूक्ष्मजीवी द्वारा सरल पदार्थों में विघटित किया जा सकता है। ठीक है, एल्गा और फंजाई और बैक्टीरिया जो होते हैं इनको जो है वो डिकम्पोज कर देते हैं, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको एल्गा और फंजाई डिकम्पोज नहीं कर सकते। वेस्ट दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द माइक्रोऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऐसे अपशिष्ट जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटित नहीं किए जा सकते उन्हें हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल की बात करते हैं तो ये डज नॉट रिमेन इन द एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, पर्यावरण में लंबे समय तक नहीं रहते क्योंकि वो तो सिंपलर कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल है वेजिटेबल पील, लीव्स है, पेपर है, सब्जियों के छिलके, पत्तियां और कागज। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या होता है, दे रिमेन इन द एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्ग, क्योंकि बहुत आसानी से इनका विघटन नहीं होता, काफ़ी वर्ष लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, तो इसलिए पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, पॉल्यूशन का कारण भी बनते हैं। एग्जाम्पल प्लास्टिक है, ग्लास है और मेटल्स। अब आता है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वेस्ट। जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या करते हैं, ये पॉल्यूशन देते हैं, बायो एक्यूमुलेशन करते हैं। क्यों, इकट्ठा एक ज़मीन पर एक साथ प्लास्टिक पड़ा रहे तो हवा को तो प्रदूषित करता ही है, मिट्टी को भी प्रदूषित करता है। बायो मैग्निफिकेशन है, जैसे हमने बताया था कि पेस्टिसाइड जो होते हैं वो फूड चेन में इनकॉर्पोरेट कर जाते हैं, हेल्थ हैजर्ड्स भी देते हैं। पर्यावरण प्रदूषण होता है, जैव संचयन और जैव अवर्धन हो सकता है, इनमें स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। नेक्स्ट हम करते हैं बैक एक्सरसाइज विच कंटेन्स ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। इसमें से कौन कौन सा है जिसमें बायोडिग्रेडेबल है। ग्रास, फ्लावर्स, लेदर, ये बायोडिग्रेडेबल है। ग्रास, वुड तो है बट प्लास्टिक नहीं है तो ये नहीं आएगा। फ्रूट पिल, केक, लाइम जूस बायोडिग्रेडेबल है। केक, वुड और ग्रास ये भी बायोडिग्रेडेबल में आएगा। नेक्स्ट है विच कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन। फूड चेन कौन बना रहा है, ग्रास, फीट, मैंगो नहीं है। गोट, काउ, एलिफेंट ये भी नहीं है। ग्रास को गोट ने खाया, गोट को ह्यूमस ने, ये है। ग्रास, फिश, गोट ये भी नहीं बनती। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। कैरिंग अ क्लोथ बैग वाइल गो फॉर शॉपिंग सही है। स्विच ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस ये भी सही है। वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप ऑन योर स्कूटर, ऑन हर स्कूटर ये भी सही है। तो इसमें क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल। अगर हम एक ट्रॉपिक लेवल में किसी भी एनिमल्स को मार देते हैं तो क्या होगा। द फूड चेन विल बी डिस्टर्ब, फूड चेन खाद्य श्रृंखला का संतुलन बिगड़ जाता है। एंड इकोलॉजिकल बैलेंस विल ऑल्सो बी लॉस्ट, तो पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट आता है विल द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल ऑर्गेनिजम्स इन अ ट्रॉपिक लेवल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। कैन द ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी ट्रॉपिक लेवल बी रिमूव्ड विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द इकोसिस्टम। अब इसमें है कि अगर हम इसका प्रभाव क्या पड़ेगा अगर सारे एक ही लेवल के ऑर्गेनिजम्स को हम रिमूव कर दें। ठीक है, और क्या वो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पर डिफरेंट रहेगा और क्या इससे इकोसिस्टम पर प्रभाव पड़ेगा, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा यस, इम्पैक्ट विल बी डिफरेंट। कैसे, अगर पौधे जो होते हैं, देखो प्लांट्स प्रोड्यूसर होते हैं, यहाँ है हर्बीवोर्स, अगर मैं हर्बीवोर्स हटा देती हूँ तो कार्निवोर्स की संख्या भी तो प्रभावित होगी क्योंकि हर्बीवोर्स होंगे तो वो खाएंगे क्या। ठीक है, और अगर मैं हर्बीवोरस को हटाने के बजाय कार्निवोरस हटा देती हूँ तो हर्बीवोरस की संख्या बढ़ जाती है। तो हर ट्रॉपिक लेवल पर ही अलग अलग होता है। ठीक है, नो ट्रॉपिक लेवल कैन बी रिमूव्ड बिकॉज ऑल आर इंटरडिपेंडेंट, पहला तो यही है। हाँ, विभिन्न पोषक स्तरों पर प्रभाव जो होता है वो अलग अलग होगा और किसी भी पोषक स्तर को हटाने से पारितंत्र प्रभावित होता है क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। विल द लेवल ऑफ दिस मैग्निफिकेशन विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इकोसिस्टम। देखो, सबसे पहले हम
जैववर्धन प्रक्रिया को समझते हैं। यह वो प्रक्रिया होती है जिसमें हानिकारक रसायनों की जो सांद्रता कंसंट्रेशन जो होती है खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों में प्रत्येक उच्च पोषण स्तर पर क्रमशः बढ़ती चली। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ट्रॉपिक लेवल पे तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। हाँ, ऊपरी स्तर पर इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है और शीर्ष स्तर पर सबसे अधिक होती है। ठीक है। Progressive accumulation of harmful chemical in organism at a higher trophic level. Yes, the level of this magnification will be different at different level. और highest कहाँ होती है? At the top level पर। Next question है what are the problem caused by the non-biodegradable waste that we generate? अब हम अपनी एक्टिविटी के द्वारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पैदा किए जा रहे हैं तो उससे प्रभाव क्या पड़ता है? सबसे पहला जो होता है ना, ये पर्यावरण में प्रदूषण फैलाते हैं क्योंकि विघटित तो होते नहीं हैं, इसलिए दे कॉज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। नेक्स्ट क्या है? ये लंबे समय तक पर्यावरण में बने होते हैं। दे रिमेन इन द एनवायरनमेंट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। देन दे एंटर द फूड चेन एंड हार्म लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम प्लास्टिक को ज़मीन में भी दबाएं तो धीरे धीरे वो अपने केमिकल्स को छोड़ता है और फूड चेन में इनकॉर्पोरेट कर जाता है। तो ये खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके जीवों को बाद में हानि पहुंचाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये रिड्यूस कर देते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को, क्योंकि जब इसमें से जो केमिकल होते हैं वो ऊज आउट होते हैं तो वो मिट्टी में जाते हैं और मिट्टी और पानी के द्वारा तो ये फूड चेन में आसानी से आ जाते हैं। तो ये मृदा की उर्वरता को भी कम कर देते हैं। ये पेपर में आ सकता है तो इसे आप अच्छी तरह से याद कर लें। नेक्स्ट आता है इफ़ ऑल द वेस्ट वी जनरेटेड इज बायोडिग्रेडेबल। अगर हम जितना भी वेस्ट अपशिष्ट निकाल रहे हैं वो बायोडिग्रेडेबल है, जैव अपघटनीय है, विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट? क्या इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, इसका भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास एक्सेस ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इट कैन स्टिल कॉज फाउल स्मेल। जब वो अपघटित होता है, जब आप जाते हैं पार्क में और वहाँ से आप कंपोस्ट लेते हैं तो आपने देखा होगा कंपोस्ट जो होती है वो अंदर से गर्म होती है, क्योंकि वो प्रोसेस होता है जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और फाउल स्मेल आती है। डिजीज़ भी स्प्रेड हो सकती हैं। इट कैन रिड्यूस द एनवायरमेंटल क्वालिटी इफ़ नॉट मैनेज प्रॉपरली। ठीक है। तो नहीं, अधिक मात्रा में जैव अपघटनीय कचरा जो होता है उससे दुर्गंध पैदा हो सकती है, रोगों का प्रसार हो सकता है और पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन सकता है यदि उसका उचित प्रबंधन न किया जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाई इज डैमेज टू द ओजोन लेयर अ कॉज फॉर द कंसर्न, व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ओजोन की जो परत होती है उसके जो क्षय से हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें धरती पर पहुंचती हैं जिससे त्वचा कैंसर हो सकता है। अब इस क्षति को कम करने का क्या तरीका है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को हम सीमित कर दें और ऐसे उत्पाद बनाएं जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से मुक्त हो और उनको बढ़ावा दें। डैमेज टू द ozone layer allows the harmful ultraviolet radiation to reach us and causing skin cancer. To reduce this, the use of chlorofluorocarbon should be restricted. ठीक है, and chlorofluorocarbon free product should be promoted. तो इसके साथ हमारा चैप्टर होता है यहाँ पर समाप्त। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।